सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम कर रहे हैं आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी। हमने 170 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 171। चलिए बिना समय गंवाए हुए हमारी श्रृंखला हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 171। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। सरहपा, पुष्यदंत, अद्यमाण और हेमचंद्र। हेमचंद्र, सरहपा, पुष्यदंत, अद्यमाण। पुष्यदंत, सरहपा, हेमचंद्र, अद्यमाण। सरहपा, हेमचंद्र, अद्यमाण और पुष्पदंत। सरहपा 8वीं शताब्दी के, पुष्यदंत 10वीं शताब्दी के, अद्यमाण 12वीं शताब्दी के और हेमचंद्र 12वीं उत्तरार्ध के हैं। शायद ए ऑप्शन ही आएगा इसका, क्योंकि हेमचंद्र 12वीं के, पुष्पदंत 10वीं के, सरहपा हैं लेकिन ये पुष्यदंत आते इससे हेमचंद्र से पहले, तो ये ए ऑप्शन ही आएगा इसका। देखिए इसका ए ऑप्शन सही है। 171 में आएगा ए। देखिए कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का समय इस प्रकार से है। सरहपा 769 के हैं, पुष्यदंत 10वीं शताब्दी के हैं, अद्यमाण 12वीं शताब्दी के हैं, हेमचंद्र 12वीं शताब्दी के। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 172। देखिए यंद्री का लड़बड़ा, जिह्वा का फोड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सत पुरुष उद्यमों कथी। गोरखनाथ की दृष्टि से सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, महासुखवादी हो। तो इसमें से कौन कौन से कूट सही होंगे? देखिए संयमी हो सही है, इंद्रियों का दमन करने वाला हो सही हो, कूट भाषा बोलने वाला हो गलत, महासुखवादी हो गलत। महासुखवादी नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा? इसमें 1 और 2 सही हैं। क्या सही हैं? 1 और 2, 1 और 2 सही हैं। चलिए देखते हैं इसमें 1 और 2 किस में सही हैं। 1 और 2 सिर्फ डी में सही है। देखिए आगे इसकी डिटेल्स पढ़ते हैं। दी गई काव्य पंक्तियों के आधार पर गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयमी हो और दूसरा है इंद्रिय दमन करने वाला हो। अतः कूटों में डी विकल्प एकदम सही है, जबकि कूट भाषा बोलने वाला और महासुखवादी होने वाला ये इनकी गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वो नहीं हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 173। हाँ जी देखिए, सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसमें कहा है? ये हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा है इन्होंने कि जो सिद्धों और योगियों की रचनाएं हैं वो जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, जबकि मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और धीरेन्द्र वर्मा इस संबंध के कथन में सही नहीं है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी पुष्पदंत द्वारा रचित नहीं है? देखिए पुष्पदंत के द्वारा रचित कौन सी नहीं है? आदि पुराण, योगसार, जसर चर्यू और उत्तर पुराण। कौन सी नहीं है? आदि पुराण, योगसार, जसर चर्यू और उत्तर पुराण। कौन सी नहीं है? पुष्यदंत की रचनाएं कौन सी नहीं है? देखिए इसमें योगसार नहीं है इनकी। योगसार किसकी है? जोइंदू की है। आदि पुराण पुष्पदंत का है, जसहर चर्यू पुष्पदंत का है और उत्तर पुराण है उत्तर पुराण इनका नहीं है। बी और डी होना चाहिए, बी और डी है ना, 2 नहीं है इनकी, बी और डी नहीं है। आदि पुराण और जसहर चर्यू है इनका। चलिए देख लेते हैं इसमें बी और डी, ABC, BCD, BC और AD नहीं, इसमें ऑप्शनल नहीं मिल रहे। ठीक है, जबकि इसका क्या आएगा? बी और डी आएगा। ठीक है,
आप याद रखेंगे। आयोग ने इस प्रश्न का सबको समान अंक दिए हैं। पुष्पदंत की प्रमुख रचनाएं त्रिष्टि, महापुरुष, गुणालंकार, ठीक है, जिसे महापुराण कहते हैं, नई कुमार चरियु और जसर चरियु। पुष्यदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? चौपाई छंद का। पुष्यदंत को हिंदी का क्या कहा जाता है? भवभूति कहा जाता है। हाँ जी, आगे देखिए। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। क्या है? इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। ये काव्य पंक्तियाँ किससे संबंधित हैं? तो अमीर खुसरो से संबंधित हैं। और इस पहेली, ये पहेली है इनकी, और पहेली का अभिप्राय क्या होगा? सन्यासी, कुआं, प्रेमी और खंडहर। 175 में क्या आएगा? सभी को पता है आपको। देखिए, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। क्या होगा? कुआं होगा। ठीक है। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली का अभिप्राय कुआं है। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पहेलियां देखिए अलग अलग कौन सी हैं। हाँ जी। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। आकाश, और मोती क्या होते हैं? आकाश में दिखाई देने वाले तारे। ठीक है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजड़े में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ये कहता है दीपक। दीपक के अंदर दिया और बाती होते हैं। सांप क्या है? बाती। और एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजरे में दिया, तो पिंजड़ा क्या हो गया? वहाँ पे दीपक हो गया, है ना। जो सांप ताल को खाए, और ताल क्या है? उसमें डालने जाने वाला तेल, और सांप उसमें बाती, और सूखे ताल सांप मर जाए। जिस प्रकार से तेल जैसे जैसे सूखता रहता है तो उसमें वो बाती जल जाती है। ठीक है। अर्थ दे इसका बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। ये क्या है? दर्पण है। इनके रचित ग्रंथ कौन से हैं? तो देखिए, खालिक बारी है, खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गजल। आगे है सखी पिया को जो मैं न देखूं। देखिए, सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे कटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? 176 किसकी हैं? तो अमीर खुसरो की है। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां किसकी हैं? अमीर खुसरो जी की है। प्रश्नोक्त पंक्तियां खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की हैं। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालात ए कन्हैया, मुकरिया, दो सुखने। हाँ जी, देखिए, दो सुखने और गजल। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया था। सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो जी ने किया था। ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ व हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। जबकि आदिकालीन कवि विद्यापति की उपाधि मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव आदि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका और गोरक्ष विजय। ठीक है। कीर्ति लता, कीर्ति पताका इनकी अवहट में है। गोरक्ष विजय इनका नाटक है। और एक है पदावली, ये इनकी मैथिली भाषा में। ठीक है। मैथिली भाषा से जो पदावली है, ये इनकी प्रसिद्धि का कारण बनी थी विद्यापति की, और इन्हीं के कारण इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं, वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत तक, क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका? ध्यान से दोबारा समझेंगे। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वो उस काव्य भाषा के हैं। किस काव्य भाषा के? जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, पुरानेपन के कारण क्या है? बोलने की भाषा जो बोली जाती थी उस भाषा से कुछ अलग है, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत, क्या उसके पीछे भी तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? किसका है ये कथन? 177 ये है रामचंद्र शुक्ल जी का।
देखिए ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, सभी को पता होगा। शुक्ल जी का इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया था। शुक्ल जी का इतिहास कौन सी पद्धति पर था? तो विधेयवादी पर था। अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभ्यास हिंदी का, और पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। देखिए, इन्होंने पहला काल वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी, रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत और गद्य काल 1900 से 1984। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये रचनाएं हैं और ये रचनाकार हैं। प्राकृत प्रकाश किसकी है? श्रावकाचार किसकी है? प्रबंध चिंतामणि किसकी है? और कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? प्राकृत प्रकाश सभी को पता है। देखिए, पहले हम देख लेते हैं। प्राकृत प्रकाश किसकी है? वररुचि की है। श्रावकाचार देवसेन की है। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मैरुतुंगी की है। और कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है? सोमप्रभ की है। ठीक है, और हेमचंद्र की क्या है? हेमचंद्र की है कुमारपाल चरित है। ये कुमारपाल प्रतिबोध है ना, ये सोमप्रभ की है। और हेमचंद्र की क्या है? कुमारपाल चरित है। कुमारपाल के नाम से 2 की है, लेकिन कुमारपाल चरित है वो हेमचंद्र की है और कुमारपाल प्रतिबोध है सोमप्रभ की। चलिए हम पढ़ लेते हैं। हाँ जी, इसको मिलान करते हैं। प्राकृत प्रकाश किसकी है? वररुचि की। तो 1 में 2, 1 में 2 देखिए यहीं भी है, बाकी आगे नहीं है। 1 में 1 है, 1 में 3 है, 1 में 4 है। आगे देख लेते हैं। श्रावकाचार में देवसेन, 2 में 1। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि किसकी है? तो जैनाचार्य मैरुतिंग। मतलब चिंता होती है तो तंग होती है तो क्या होती है? हमें चिंता होती है। ठीक है, तो सी में 3। ठीक है, और कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की है। ओके, हेमचंद्र की क्या है? यहाँ पे कुमारपाल चरित आता है। देखिए, दी गई रचना और रचनाओं का सही सुमेल निम्न प्रकार है। किस प्रकार से है? प्राकृत प्रकाश की है वररुचि, श्रावकाचार की है देवसेन, प्रबंध चिंतामणि की है जैनाचार्य मैरुतुंग, कुमारपाल प्रतिबोध की है सोमप्रभ सूरी, कुमारपाल चरित की है हेमचंद्र। देखिए, निम्न में से कौन सा रासो काव्य नरपति नाला द्वारा रचित है? देखिए, नरपति नाला ने कौन सा किया था? तो बीसलदेव रासो, प्रमाल रासो, पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो। तो नरपति नाला का क्या है? बीसलदेव रासो। ठीक है, राजमती इनकी नायिका थी। चलिए डिटेल्स भी देख लेते हैं इसकी, उत्तर को कन्फर्म कर ले। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाला है। परमाल रासो जगनिक की है, खुमान रासो दलपति विजय की है और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से नाथ साहित्य, देखिए नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है पूछा है। देखिए, रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, ये रामायण और महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलटबासियाँ, ये सभी तो 3 तो ठीक हैं। बाकी रामायण और महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश, ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें आंसर? इसमें आएगा ए। ठीक है, देखिए हाँ जी, रामायण और महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश नाथ साहित्य की विशेषता नहीं है। अन्य विकल्प चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु की महिमा, उलटबासियाँ नाथ साहित्य की विशेषताएं हैं। नाथ संप्रदाय उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक पंथ है। इनके आराध्य शिव हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। इसके संस्थापक गोरखनाथ माने जाते हैं। ठीक है, देखिए हाँ जी। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। उक्त पंक्तियों के कबीर कहना चाहते हैं, लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। लोक और वेद की रूढ़िवादिता से ने
परम तत्व के अभिज्ञान के मार्ग को प्रशस्त किया है। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश ने मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है। सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार से भटकने के लिए छोड़ दिया। देखिए डी गलत है इसमें, ये तो नहीं आएगा, डी नहीं आएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं? तो उक्त पंक्तियों में कबीर क्या कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर रहा। मैंने क्या किया? लोक और वेद का मैंने अनुसरण किया, उसके कारण मैं परम तत्व से दूर रहा था। अब सतगुरु ने मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे परम तत्व का साक्षात्कार करवाया है। जबकि लोक और वेद की रूढ़िवादिता के परम तत्व से अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त होता है, ये बिल्कुल गलत है। और सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार से भटकने के लिए छोड़ दिया, ये भी बिल्कुल गलत है। बी और डी इसका गलत है, जबकि ए और सी इसका सही है। देखिए इसमें सही कथन है ए और सी दोनों। देखिए ए और सी किसमें है? बी में है। पीछे लगा जाई दिया हाथ, मतलब उस उक्त पंक्ति में कबीर कहना चाहते हैं कि लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण परम तत्व से दूर था, लेकिन सतगुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश से मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया है। सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? सरहपा है, सबरपा है, लोईपा और कणपा है। कौन है? तो सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन है? तो सरहपा है। देखिए हाँ जी, बौद्ध धर्म की सहजयान अथवा वज्रयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि सरहपा 8वीं सदी सहजयान के प्रवर्तक थे। सरहपा हैं वो सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं। सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध सरहपा को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ दोहा कोश है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहपा के काव्य में दृष्टव्य है। सबरपा पुस्तक हैं इनकी चर्यापद। लोईपा, कण्हपा, डोम्बिपा और कुकरिपा आदि काल के अन्य प्रमुख सिद्ध कवि हैं। संदेश रासक के रचयिता कौन है? देखिए अब मीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद्र। कौन है? अब्दुल रहमान। संदेश रासक क्या है? एक खंड काव्य है। देखिए अपभ्रंश भाषा के समर्थ कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ रचना की है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की वीर कथा का वर्णन है। उसमें खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो हैं। असली नाम इनका अबुल हसन है। खालिक बारी, गजल आदि इनकी रचनाएं हैं। ओके, देखिए विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? देखिए विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कौन सी नहीं है? कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। क्या बताया इसमें? विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? तो कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली। तो कौन नहीं है? कीर्ति पताका नहीं हुई है। विद्यापति की रचना कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हो सकी है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि और मैथिल कोकिल कवि शेखर, अभिनव जयदेव जैसे उपनामों से अभियुक्त किए जाने वाले विद्यापति ने कीर्ति लता, कीर्ति पताका, पदावली नामक काव्य ग्रंथों की रचना की थी। कीर्ति लता और कीर्ति पताका अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। इसमें आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधर नाथ की है, गोरखनाथ की है, मत्स्येंद्र नाथ की और इनमें से किसी की नहीं है। तो आत्मबोध रचना किसकी है? गोरखनाथ की है। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ ने की है। गोरखनाथ की अन्य रचनाओं में
गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी, जागरण, शून्य समाधि प्रमुख है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरख बानी नाम से किया है। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? माधव हम परिणाम निराशा, ये काव्य पंक्तियां किसकी? सुंदरदास की हैं, विद्यापति की है, सूरदास की है और रसखान की है। तो किसके हैं? विद्यापति की हैं। माधव हम परिणाम निराशा किसके हैं? विद्यापति की हैं। देखिए, हाँ जी, माधव हम परिणाम निराशा काव्य पंक्तियां आदिकालीन कवि विद्यापति की हैं। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कीर्तिलता कीर्ति पताका अवहट में है, पदावली मैथिली में है। बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? जातीय कवि कहा है। सॉरी। बोधगान और दोहा के संपादक किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन ने, सूर्यकांत शास्त्री ने, हरप्रसाद शास्त्री ने, प्रबोध चंद्र बागची ने। बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया है? बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया है? तो हरप्रसाद शास्त्री जी ने किया है। देखिए, हाँ जी, बोधगान और दोहा संपादित ग्रंथ है किसके द्वारा? हरप्रसाद शास्त्री के द्वारा। दोहा को उसका प्रबोध चंद्र बागची ने किया है और हिंदी काव्य धारा का किसने किया है? राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। हाँ जी, आगे देखते हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? देखिए, संधा भाषा कहा जाता है। सिद्ध कवियों की भाषाओं को क्या कहा जाता है? संधा भाषा कहा जाता है। बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। संध्या भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली भाषा है, इसलिए यह अर्थ खुलने पर भी समझ में आती है। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने किया है। कबीर आदि संतों ने इसी भाषा शैली को उल्ट भाषी कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्ध कवियों में सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपा कृत दोहा कोश तथा सब्र प्राकृत चर्यापद सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? किसका है? निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमान रासो का, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो और परमाल रासो। किसका आएगा? बीसलदेव रासो। नरपति नालय कृत बीसलदेव रासो मूलतः एक मुक्तक गे काव्य है। बीसलदेव रासो आदिकालीन रासो काव्य परंपरा में श्रृंगारिक रचना है। इसमें भोज परमार की पुत्री राजमती एवं बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग व पुनर्मिलन की कथा है। सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। आदिकालीन रचना बीसलदेव रासो श्रृंगार परंपरा विद्यापति और भक्ति काल के प्रेमाख्यान काव्यों में से होते हुए रीति काल के श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास को हुई है। आला खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो है, बीसलदेव रासो है, कुमाण रासो है, हमीर रासो है। आलय खंड का दूसरा नाम क्या है? तो सभी को पता है कि परमाल रासो है, जो जगनिक की रचना है। देखिए, जगनिक रचित रासो ग्रंथ आलय खंड का दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो है। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नालय। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय और हमीर रासो के कौन है? सारंगधर है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का क्या नाम है? परमाल रासो किसकी है? तो जगनिक जी की है। इसी को क्या कहा जाता है? आला खंड कहा जाता है। परमाल रासो किसकी है? जगनिक की है। हाँ जी, आला खंड नाम से प्रसिद्ध रासो काव्य ग्रंथ परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक है। इस रासो ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रयदाता चंदेल शासक परमार्दी देव के दो वीरों आला और उदल की वीरता का वर्णन किया है। इसमें आला और उदल की किसके थे? परमार्दी देव के थे दो वीर आला और उदल। नल्ला सिंह भट्ट ने विजयपाल रासो की और सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की है। देखिए, ये किसके इस दोहे के रचनाकार कौन है? अच्युत चरण तरंगिणी, शिव सिर मालती माल,
हरि ने बनायो सुरसुरी की जो इंदव भाल। ये दोहे के रचनाकार कौन है? रहीम है, रसलीन है, रसखान है और राम सहाय है। कौन है? 192 में कौन है? रहीमदास जी। देखिए, हाँ जी, आगे देख लेते हैं हम। ये देखिए, अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालती माल, हरि ने बनायो सुरसुरी की जो इंदव भाल। ये रहीमदास जी की है। ब्रह्मा में ढूंढ्यो पुरातन गानन, बेदरिया सुनी जो गुने चाहन। ये रसखान की है। कत दिखाई कामनी दई, दामिनी को यह बाँ है, थर थराती सो तन फिरे, फरफरात घन माह। ये रसलीन की है। वृंदावन विहरत फिरे, राधानंद किशोर, नीरद दामिनी जानी संग, बोले डोले और। ये राम सहाय की है। देखिए, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? किसको स्वीकार किया है इन्होंने? सरहपा को किया है, स्वयंभू को किया है, पुष्यदंत को किया है, राजा मुंज को किया, तो इन्होंने राजा मुंज को ही किया है। ठीक है, राजा मुंज को देखिए, हाँ जी, राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण के रूप में स्वीकार किया गया है। ज्ञातव्य है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानीकारक थे। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन गुलेरी जी की 3 प्रमुख कहानियाँ हैं, श्रेष्ठ कहानियाँ। उसने कहा था, कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। देखिए, 194 में है। निम्नलिखित लेखकों को रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। विजयसेन सूरी, नरपति नालय, शालीभद्र सूरी और आसबू। विजयसेन सूरी की क्या है? देखिए, विजयसेन सूरी की क्या है? क्या पूछा है कि सुमेलित करना है। तो विजयसेन सूरी, रेवंत गिरी, दुर्ग को कौन जीतेंगे? जो विजय होगा वही। तो विजयसेन सूरी क्या है? रेवंत गिरी। नरपति नालय की क्या है? बिसलदेव रासो। शालीभद्र सूरी की क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास। और आसकू की क्या है? चंदन बाला रास। और जो योगचर्या है ये किसकी है? ये एक सिद्ध की है। ये योगचर्या किसकी है? कौन से सिद्ध की है? तो डोम्बेपा की है। ठीक है, चलिए, तो इसमें 1 में 1 आएगा। क्या आएगा? 1 में 1, 2 में 3, 3 में 2, देखिए, और 4 में 4। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 1 में 1, 1 में 1, 1 में 1 यहीं है, यहाँ पे 2 है गलत, यहीं पे है, ये सही है बी का, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इसमें क्या आएगा? इसमें बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम आगे। विजयसेन सूरी की है रेवंत गिरी रास, नरपति नालय की बिसलदेव रासो, शालीभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास, आसबू की चंदनबाला रास, डोम्बेपा की है योगचर्या। आगे देखें। हालात ए कन्हैया किसकी रचना? तो पूरन भगत की है। हाँ जी, पूरन भगत की है, विद्यापति की है, अमीर खुसरो की, इनमें से कोई नहीं। तो हालात ए कन्हैया किसकी है? अमीर खुसरो की है। चलिए इसको कन्फर्म कर लेते हैं कि हालात ए कन्हैया किसकी है। हालात ए कन्हैया अमीर खुसरो की रचना है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में 1255 में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ये खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। खालिक पारी, दो सुखने, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ और गजल अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं। कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति जी की हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता मिली है? आदिकाल में किन ग्रंथों की प्रधानता मिली है? तो सभी को पता है किसकी? वीर ग्रंथ तो हैं ही हैं, लेकिन किसकी प्रधानता मिली है? रासों की प्रधानता मिली है। देखिए, आदिकाल में रासो ग्रंथों की प्रधानता रही है। इसमें रासो ग्रंथों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस काल का नाम आदिकाल रखा है। इस काल के प्रसिद्ध रासो ग्रंथ इस प्रकार से: पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो। चलिए आगे पढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में मिलता है? किसमें मिलता है? हमीर काव्य में मिलता है, कीर्ति
कौमुदी में मिलता है, कीर्ति लता में मिलता है, कीर्ति पताका में मिलता है। तो किस में मिलता है? 197 में। तो सभी को ही पता है कि कीर्ति लता में मिलता है। किस में मिलता है? देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी में मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन विद्यापति के कृत कीर्ति लता में मिलता है। बीसलदेव रासो किस शैली का प्रयोग किया गया है? उसमें श्रृंगारिक है, आख्यान है, गेय और प्रबंध है। किसका है? बीसलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो गेय का प्रयोग किया गया है। किसका है? गेय का प्रयोग है। चलिए, बीसलदेव रासो की रचना संवत 1212 में नरपति नालय ने की थी। इस काव्य ग्रंथ में चरित नायक भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा बीसलदेव तृतीय थे। अन्य रासो काव्यों की भांति बीसलदेव रासो वीर काव्य न होकर विरह काव्य है, जिसका मूल रूप क्या है? गेय काव्य है। क्या है? गेय काव्य है। देखिए, जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो जय मयंक जस चंद्रिका के कौन है? मधुकर कवि हैं। ठीक है, देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल रचना जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है? मधुकर कवि हैं। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है, बीसलदेव रासो नरपति नालय की है और विजयपाल रासो नल्ला सिंह की है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए, बीसलदेव रासो किसकी है? नरपति नालय की है। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रवरदाई की है। परमाल रासो किसकी है? जगनी की है। और खुमान रासो किसकी है? दलपति विजय की है। 2 4 1 3 देख लेते हैं। 2 4 1 3 कहाँ पे है? 2, देखिए, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 4 1 3 बी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन होगा बी आंसर। हाँ जी, देखिए, बीसलदेव रासो नरपति नालय की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है, परमाल रासो जगनी की है, खुमान रासो दलपति विजय की है। आज हम यहीं तक ही करेंगे। 201 से आगे करेंगे हम अगली क्लास में। धन्यवाद।